अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल टॉक और मैं आपका मेज़बान सैफुर रहमान। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ 2020 के लिए एक बजट पेश किया गया है। उस बजट में वफाकी तालीम के लिए 64 अरब रुपए का बजट दिया गया है, जबकि नून लीग ने अपनी हुकूमत में 37.6 अरब रुपए का बजट दिया था, जो PTI की हुकूमत में आ गई, जिसमें दुगना इजाफा हुआ है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। और इसी बजट पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है शेर मोहम्मद अवान साहब, जो एक तजिया निगार है। हम उनसे उनके तजिया के बारे में जानेंगे कि वो इस बजट को मजमूई तौर पर कैसे देखते हैं। जी शेर मोहम्मद अवान साहब, आप इस बजट को मजमूई तौर पर कैसे देखते हैं और हुकूमत की बात में कितनी सदाकत है कि ये टैक्स फ्री बजट है और अवाम दोस्त बजट है? जी, थैंक यू सैफ फॉर हैविंग माय ओपिनियन। बजट के ऊपर इस वक्त बहस कि ये कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बड़ी अजीबोगरीब है। एक तो ये कि जो वबा ने पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को अपने घेरे में लिए हुआ है, एक आम आदमी के जो माशी हालात हैं और हुकूमत के जो हैं वो सबके सामने है। दूसरा, कभी भी तारीख में ऐसा बजट नहीं आया जिसके ऊपर सारे लोग राजी हों। मुझे ज़ाती तौर पे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारी चीज़ों को हुकूमत बेहतर तरीके से डील कर सकती थी, बेहतर बजट मुख्तस किया जा सकता था। लेकिन फिर वही बात के जो हालात हैं, ख़ास तौर पे कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए उससे, और जो मुआशी पॉलिसियाँ अभी तक हुकूमत की रही हैं, उससे कोई तुक ही नहीं बनता कि इसके ऊपर मज़ीद बहस करें। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि ये एक तारीखी बजट है टैक्स फ्री होने की वजह से, तो मैं नहीं समझता कि टैक्स फ्री बजट है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये ऐलान किया और अभी तक यही बातें बता रही है, और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो हुकूमत के हलीफ हैं, तायीद करने वाले हैं, उन्होंने हैशटैग्स चलाए हैं कि तारीखी टैक्स फ्री बजट। इससे कतई नज़र कि वो आवाम के लिए कितना सूदमंद है, नहीं है, आवाम को रिलीफ देगा, नहीं देगा, इससे कतई नज़र हैशटैग चल गए हैं। और यही मकसद था हुकूमत का, ये बयानिया डेवलप करके कि तारीखी बजट है, टैक्स फ्री बजट है। लेकिन टैक्स फ्री नहीं है। सिगरेट, सिगार, ड्रिंक्स, इन सब पे टैक्स लगे, बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल इसके हक में हूं कि इन चीजों के ऊपर टैक्स होना चाहिए। बहरहाल, चूंकि आप ये बता रहे हैं कि ये टैक्स फ्री बजट है, तो इस वजह से मैं ये चीज कोड कर रहा हूं, इसके ऊपर टैक्स है। ज्यादा फीसेस लेने वाले स्कूल्स, जिनके सालाना फीस स्टूडेंट एक तालिब इल्म जो 2 लाख रुपए बनती है, उसके ऊपर टैक्स है। इस तरह जो डबल कैबिन गाड़ियां हैं उनके ऊपर टैक्स है, बहुत सारे। और इससे अहम बात यह है कि जब 1-1.5 माह पहले आपने जैसे पेट्रोल पे लीवी टैक्स जो है वो बढ़ाया, वजीर खजाना फरमा रहे थे कि उसे हम वक्त और जरूरत को मद्देनजर रखते हुए कम कर सकते हैं। बहरहाल, वो जब आपने 1-1.5 महीना पहले बहुत ज्यादा, बल्कि उसे आप तारीखी कह सकते हैं कि वो तारीख में 70 साल तारीख में नहीं हुआ वो जो टैक्स इन्होंने लगाया। तो इस तरह के और बहुत सारे टैक्स जो बहुत ज्यादा थे उनको कम नहीं किया गया। अगर वो कम होते तो रिलीफ मिलता। अब ये कहना कि बिल्कुल टैक्स नहीं है, एक तो मैंने कुछ टैक्स गिनवा भी दिए और भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ पहले से ही इतने ज्यादा टैक्सेस थे कि अब जो बिजनेस से मुतल्लिक हैं लोग, वो और दूसरे जो इकोनॉमी को समझते हैं, वो जरूर ये कहेंगे कि ये टैक्स फ्री बजट नहीं है। सर, क्या हुकूमत माशी तरक्की और टैक्स कलेक्शन के अहदाफ हासिल कर पाएगी? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि मुआशी अहदाफ और टैक्स कलेक्शन के अहदाफ पूरे होंगे। आपके टैक्स कलेक्शन जो है वैसे भी उतनी अच्छी नहीं थी। जो पिछले 5 साल पिछली हुकूमत के गुजरे, उन्होंने 1900 अरब से तकरीबन 4000 अरब तक टैक्स कलेक्शन लेके आए। और जिस तरह का मैनिफेस्टो था तहरीक इंसाफ का, जो मौजूदा हुकूमत है, उसको देख के लगता था कि ये टैक्स कलेक्शन पे बहुत ज्यादा काम करेंगे और बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगी। लेकिन आपने देखा कि पिछले दोनों फिस्कल ईयर्स में टैक्स कलेक्शन जो हदफ था उस पे वो पूरा नहीं उतरे। और अब जब पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान को कोरोना वबा का सामना है, लोगों के बिजनेस तबाह हो चुके हैं, मुआशी हालात बुरे से बुरे हैं,
और दिन ब दिन बदतरीन होते जा रहे हैं। लोगों को जो जॉब्स हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं रही, बेरोजगार हो रहे हैं लोग। सिवाय चंद शोबा जात ऐसे हैं जिनसे वो ग्रूम करेगा, इंडस्ट्री आपकी ग्रूम नहीं कर रही। तो टैक्स कलेक्शन किस तरह से मुमकिन है? टैक्स कलेक्शन पे फिर किस दिन बात करेंगे कि किस तरह से ये टैक्स कलेक्शन होती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में कितना टैक्स कलेक्ट किया जाता है और डायरेक्ट टैक्सेस में कितना टैक्स कलेक्ट किया जाता है। बहरहाल जो सूरत हाल है उसको देख के ये नहीं लगता कि ये अहदाफ पूरे होंगे। सर, सोशल मीडिया पर पिछले कई सालों से बहस गर्म है कि दिफा पर बहुत ज्यादा बजट मुख्तस करना ज्यादती है, आपकी राय क्या है? जी सैफ, ये बिल्कुल सोशल मीडिया पे देखने में आता है। बहुत सारे लोग इस पे बहस मुबासा करते नजर आते हैं, ट्वीट्स करते हैं, कुछ कॉलम में भी लिखते हैं। लेकिन मैं आपको अपना मौक़िफ़ देता जाऊं कि जो हमारे जोग्राफियाई हालात हैं, जिस तरह की हमें अंदरूनी खलफशार का सामना है, दहशतगर्दी का सामना है। एक तरफ हमारे अफगानिस्तान है, ईरान है, इंडिया है, और इंडिया तो कोई महीना या हफ्ता तो दूर की बात, कोई घंटा ऐसे नहीं जाने देता जिससे हम ये सोचें कि हमारा कोई ज़र्फ वाला हरीफ खित्ते में मौजूद है। इंडिया के हालात आपके सामने हैं। तो जब हमारी जोग्राफियाई पोजीशन ऐसी हो, हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो हर वक्त हीटेड हों और अंदरूनी तौर पे हमें दहशतगर्दी और इस तरह के मसाइल का सामना हो, तो फिर दिफाई बजट हमारा ज्यादा होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि उसको आप किसी तरीके से कंपनसेट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन दिफाई बजट अच्छा होना चाहिए, इससे भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन उसके लिए लोगों का जो एतराज उठाने का, एक तो तनकीद बराए तनकीद के लिए और अपनी कम इल्मी के लिए, और इन तमाम हालात को मद्देनजर ना रखते हुए लोग एतराज करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जो साथ में दलील देते हैं, वो उस पर भी गौर करना बड़ा जरूरी है। वो ये है कि तालीम के ऊपर हमारा बजट ना होने के बराबर, सेहत के ऊपर हमारा बजट ना होने के बराबर, जो जिन चीजों से आम लोगों को फायदा होगा उन पे बजट ना होने के बराबर। अभी इस बजट में आप देखें कि डिफेंस का बजट जो है वो 17 पॉइंट समथिंग है, और जो एजुकेशन है उसके ऊपर आपका वफाकी बजट 0.2%, सॉरी 0.31% है, 0.31%, और 0.2% आपका हेल्थ के ऊपर है। तो जो रेलवे जो है उसके ऊपर 0.5% है आपका। अब अगर आप इसको देखें, ये कुल्ली तौर पे अगर सारा इसको जमा तफरीक कर लें आप, तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन 1 से 1.5% बजट जो है आपका रेलवे, एजुकेशन, हेल्थ, एहसास प्रोग्राम, कामयाब जो नौजवान प्रोग्राम है उस पे, और इन चीजों के ऊपर आपका 1 से 1.5% बजट मुख्तस किया गया। तो लोग जब इसको देखते हैं तो वो कहते हैं कि अगर तालीम के ऊपर भी हम इतना बजट मुख्तस करें जैसे डेवलप्ड कंट्रीज करती हैं, तो हमारे हालात मुख्तलिफ हों। लेकिन मैं फिर से बताता चलूं कि दिफा जो हमारे बॉर्डर्स के हालात हैं और अंदरूनी हालात हैं, उनके मुताबिक हमें बजट रखना चाहिए, इससे भी ज्यादा रखना चाहिए, लेकिन साथ अपने रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिए, जिससे जो बजट का ज्यादा हिस्सा हम अपनी एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर लगाएं। और अगर आप 10-15 साल ये काम कर लें, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर दिफा के साथ साथ बजट लगा दें, तो आप न सिर्फ दिफाई तौर पर मजबूत होंगे, तालीमी मैदान में मजबूत होंगे, लोगों को सेहत के बेहतरीन मौके मुयस्सर आएंगे, उनको फैसिलिटीज मिलेंगी, तिब्बी सहूलियात मिलेंगी, और फिर आप देखिएगा कि आपका मुल्क कहाँ होता है। शेर मोहम्मद अवान साहब, बजट के दौरान हर बार की तरह इस बार भी मछली बाजार का समा गर्म था, तो ऐसी सूरत हाल से छुटकारा कैसे मुमकिन है? हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? जी सैफ, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान भर में जो सियासतदानों से और पार्लियामेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फ्रूटफुल वहाँ मीटिंग्स हों, इजलास हों, और अवामी फलाह बहबूद के लिए कोई पॉलिसी साजी हो सके। लेकिन
इस बजट में भी और इससे पहले भी हम ये देखते आए हैं कि या तो अपोजिशन वॉकआउट कर जाती है या हुकूमती बेंचों से हुल्लड़बाजी शुरू हो जाती है और एक ये जो हड़बोंग हमें नजर आता है। इसका हल ये है कि जो काबीना है वो बेसिकली किसी पार्टी की नहीं है। पाकिस्तान में एक तवील अरसे से इस हुकूमत नहीं, पिछली जो हुकूमतें गुजरी हैं उनमें भी यही था कि चंद लोग जो हैं जिन्हें वो काबीना में भी शामिल किया जाता है वही उनके माउथ पीसेस होते हैं, स्पोक्समैन होते हैं, टॉक शोज में भी वही आके एक खास बयानिए को डेवलप कर रहे होते हैं और जब इजलास होते हैं तो वहां भी वो एक दूसरे के ऊपर तनकीद, तंज और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी जो आखिरी हद तक वो चले जाते हैं। बहरहाल इसका हल मेरी नजर में ये है कि एक पॉलिसी साजी की जाए, एक कानून बना दिया जाए और तमाम जमातों के साथ मिलके ऐसी कानून साजी की जाए कि जो काबीना है उसको पता हो कि वो पूरे मुल्क की काबीना है, ना कि किसी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है। जो काबीना के मेंबर होंगे, जो वुज़रा होंगे, वो अपनी अपनी वजारत के अलावा किसी दूसरी चीज पे वो बात ना कर सकें, ना वो अपोजिशन के ऊपर तनकीद कर सकें, ना वो हुकूमत के किसी काम को इंडोर्स करें। वो सिर्फ अपनी वजारत का जो कारकर्दगी है उसको बताएं, ये हमारी कारकर्दगी है, ये हमारी मुस्तकबिल की प्लानिंग है और इस तरह से हम आवाम को रिलीफ देंगे। ये वो पॉइंट्स हों जिनके ऊपर उनकी बहस जो है वो मरकूज हो। तमाम वुज़रा जो है वो और तमाम काबीना जो है वो इस चीज का ख्याल रखे। बाकी जो अपोजिशन है उसको भी इखलाकी रवायात अपनानी चाहिए, हुकूमत की बात सुने और हुकूमत अपना जो बयानिया है वो अपने अलग से स्पोक्स पर्सन जो उनके हैं या दूसरे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको उनके जरिए अपना बयानिया दे, वो वहां पे अपनी तकारीर करें, अपने फ्यूचर प्लानिंग बताएं, अपनी कारकर्दगी के हवाले से वो अपोजिशन के जो सवालात हैं उनका जवाब दें। और ये वो एक तरीका है जिससे ये हुल्लड़बाजी और ये जो मछली मंडी बन जाती है इससे हमें निजात मिल सकती है। वरना जब ये होता है कि एक पार्टी हुकूमत में है और उसके वुज़रा उस वक्त ये बिल्कुल सोचना गवारा ही नहीं करते, क्योंकि जब पावर आपके पास है, हालांकि ये किसी के पास रहती नहीं है, आप तारीख देख लें आपको पता चलेगा कि पावर कभी भी किसी के पास मुस्तकिल नहीं रही। तो ये लोग इस चीज को भूल जाते हैं और बाद में जो हालात हैं अब की अपोजिशन के, ये इससे पिछली अपोजिशंस के, उनके देखिएगा और ये जो हुकूमत है मुस्तकबिल में इसके भी इससे मुख्तलिफ नहीं होंगे। तो इनको इस बात को सोचना चाहिए और अल्लाह ताला ने जो इन्हें एक इज्जत से नवाजा है, इनको चाहिए कि उसकी कदर करें और अवाम के रिलीफ के लिए काम करें, न कि सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे रहें जिससे अवाम को कोई फायदा नहीं होता। आप वो सियासी गर्मा गर्मी और बहस मुबाहिसा और अवाम को सियासी तौर पे मोटिवेट या मुतहरिक करने के लिए वहां हुल्लड़बाजी करते हैं, बयान जारी करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा अवाम को नहीं होता। जज्बाती अवाम जो है वो वक्ती तौर पे तो उससे जज्बात में आ जाती है, लेकिन उसका कोई ग्राउंड के ऊपर उन्हें कोई फायदा नहीं होता। तो ये फायदा तभी होगा जब एक पॉलिसी होगी। इसके साथ साथ ये भी मेरा मशवरा है कि ये तमाम जमातें मिलके एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं और उसके ऊपर एक मिसाक करें जिससे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो एक तसलसल के साथ चलती के लिए। तो इस तरह की एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाए जो 20-25 साल के लिए हो और हर आने वाली हुकूमत जो है उस पॉलिसी के ऊपर वो चले। ये मिल के तय कर लें कि मुल्क के लिए क्या अच्छा है और बाकी अपने सींग सियासी तौर पे लड़ाते रहें, लेकिन कम से कम ये काम अगर ये कर जाते हैं तो उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों में हम एक बेहतर पाकिस्तान देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हालात खुदा न खास्ता मजीद। शेर मोहम्मद अवान साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।
जी नाजरीन, आपने शेर मोहम्मद अवान साहब का तज्जिया सुना होगा और समझा भी होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।